मैं TD24 से तुलसीदास। मैं आज आपको ये दिखा रहा हूँ कि आज 168 दिन हो चुके हैं पूर्व फौजियों को और उनकी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और वो बेचारे अपनी मांगों पे यहाँ डटे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट BP वैष्णव हूँ, चीफ लीगल एडवाइज़र ऑफ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली वाले ही हैं और बाकी जो हमारा धरना है सांकेतिक, इसमें सभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी सभी के लोग जो बारी बारी आते रहते हैं। तो आपको 168 दिन हो गए आज। जी, पिछले महीने आपका धरना भी हुआ था यहाँ पे, काफ़ी भारी भरकम संख्या देखी गई, लाखों की तादाद में। सर, ये बताइए कि सरकार ने उसके धरने के बाद कोई आपसे बात वगैरह कुछ की? देखो मुझे बड़ा दुख होता है जब जवानों की आवाज़ को कोई भी नज़रअंदाज करता है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। हमारी जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं, उनके पीछे कहीं कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो जिसको मानने में या हाँ करने में गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है। हम केवल एंड केवल ये मांग रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो भेदभाव हमारे साथ हुआ है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के पास फंड्स नहीं हैं, उन्होंने हालांकि फंड्स दिए हैं, हम ये नहीं कह रहे गवर्नमेंट ने फ़ंड नहीं दिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए फ़ंड दिए, लेकिन जो फ़ंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो गलत टेबल्स बना करके गलत हुआ, क्योंकि जवानों का कोई भी उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो अधिकारी वर्ग ने उनको गलत मिसगाइड करके, और जो उनका आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस फंड का, वो बहुत ही गलत हुआ, और जिससे और भी ज़्यादा जो वन रैंक वन पेंशन में जो समानता आनी थी वो और कम और ज़्यादा हो गई। तो हमारा केवल यही कहना है कि जितने भी जो आर्मी में काले कानून अब तक चले आ रहे हैं और जिनके तहत अब तक व्यवस्था चली आ रही है, उसको इमीडिएट रिव्यू करने की ज़रूरत है। पैसे नहीं है सरकार के पास, मत दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन एक समानता लाएं। जवानों को सेकंड क्लास का सिटीजन नहीं समझना चाहिए। सर्विस में रह के भी, सर्विस के बाद भी उसका जो भेदभाव होता है, जो उसके परिवारों को झेलना पड़ता है, उनको झेलना पड़ता है, वो बहुत ही महसूस होता है, कटोचता है वो। ये हमारी बातें हैं। नॉट वन रैंक वन पेंशन तो एक मुद्दा है ही, मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पे है, विडो पेंशन्स हैं, बटमेंस का जो मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, बटमैन की सुविधा अफसर लोग लेते हैं, हमारे जवानों को उससे पर्सनल काम कराते हैं, प्रमोशंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखो आपको इस बात का अच्छे से पता होगा कि जो अफसर्स हैं उनमें एक रैंक कम कर दिया गया, जवानों को कोई रैंक कम नहीं किया, क्योंकि जो कमेटी है वो तो अफसर्स बनाते हैं, अफसर कमेटी रिकमेंड करती है, जवानों को कमेटी बनाते ही नहीं है। उसके बाद में जो प्रमोशन है वो कैडर फिक्स कर दिया गया है, अफसरों के लिए एक टाइम स्केल, एक टाइम दे दिया, इतने टाइम के बाद ये प्रमोशन हो जाएगी, जबकि जवानों के लिए दुनिया भर कैडर जला दिए हैं। तो जो इस प्रकार का XYZ कर दिया है, ये X ग्रुप हो गया, Y ग्रुप हो गया, Z ग्रुप हो गया, जबकि अफसरों में अगर कर्नल साहब हैं तो कर्नल साहब का, सभी कर्नल साहब किसी ब्रांच के हों उनको सभी को एक पेंशन मिलती है, जबकि जवानों में ये X ग्रुप का है, ये Y ग्रुप का है, ये Z ग्रुप का है, उनमें जो है एक भिन्नता डाल दी है। इस प्रकार की एनोमलीज पैदा कर दी गई हैं कि जिनको सामाजिक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ज़रूरी है। आपका कहने का मतलब ये है, बाकी भारत के सभी डिपार्टमेंटों में सबकी सफाई हो चुकी है। जी हाँ, और यही आर्मी डिपार्टमेंट ऐसा रह गया है जिसकी सफाई होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसी विभिन्नताएं हैं जिससे सैनिक का बहुत दमन हो रहा है। सैनिक का दमन भी हो रहा है, सैनिक का मनोबल भी डाउन हो रहा है। हम इस बात को ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि कल मैं भी सेना का एक अंग था और आज मैं नहीं हूँ, और आज जो सेना का अंग है वो कल नहीं रहेंगे। कहना कि किसी जवान के मनोबल में फ़र्क ना पड़े, तो हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं। व्यवस्था कायम रहे। सर, फौजी बॉर्डर पे जाके लड़के सीने पे गोली खाना मंजूर करेगा, लेकिन किसी साहब के घर में जूते पॉलिश करना मंजूर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें पार्लियामेंट में भी उठ चुकी है। बड़ी शर्म की बात है, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून आज भी हमारे इंडिया में चल रहे हैं। अंग्रेज़ लोग पहले अफसर हुआ करते थे, भारतीय लोग जवान हुआ करते थे, तो जवानों से वो सारे काम करवाते थे। टॉयलेट साफ़ करवाना है, कपड़े साफ़ करवाना है, घर की सफाई करानी है, घर का खाना बनवाना है,
घर के परिवार के बच्चों के मेम साहब के काम करवाने हैं, वो सब करवाया करते थे। आज भी हो रहा है। कहाँ बदला? भारत आज़ाद कहाँ हुआ? फिर फौज तो आज़ाद हुई ही नहीं। फौज में अगर किसी जवान ने आवाज़ उठा दी कि मैं किसी अफसर के पास काम नहीं करूँगा, मैं जवान हूँ, मैं भारत माँ की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं लड़ने के लिए आया हूँ, तो उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। उसको इस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है कि सुसाइड्स हो रहे हैं। अगर इस सुसाइड्स की आप डिटेल्स में जाएं, उनके कितने संख्या में ये सुसाइड्स एवरी ईयर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो पता लगेगा कि ये एक मेन कारण है। जवान की सुनी नहीं जाती है, उसको बहुत ही बुरी तरह से दुत्कारा जाता है। और उसके लिए मैं तो कहूँगा कि हमारे जो मिडिल लेवल का कैडर है, जो नायब सुबेदार मेजर रैंक के जो लोग हैं, ये लोग बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। अगर तुमने कोई समस्या एज ए सिपाही से हवलदार तक सही है, आप तो ये मत करो कम से कम कि आने वाले जो जनरेशन जो तुम्हारे बच्चे बराबर हैं, वो भी यही जो है समस्या है उससे पार हो जाएं। उनको आगे आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए अफसरों को कि मेरे जवान आपकी पर्सनल सर्विसेज के लिए नहीं हैं, मेरे जवान देश के लड़ने के लिए हैं, माँ भारती की रक्षा करने के लिए हैं। वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन पर्सनल काम करने को तैयार नहीं होता है। और फिर जब ऐसा करने से वो जब उसके साथ वो मना करता है, बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं, उसको मरने पे विवश किया जाता है, उसकी छुट्टी नहीं दी जाती, उसकी प्रमोशन रोक दी जाती है, उसको गलत पोस्टिंग दी जाती हैं। जो कुछ पॉसिबल हो सकता है फौज के अंदर में वो कहा जाता है। और सिक्योरिटी का नाम लेकर के अंदर बहुत ही जो मानव अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन होता है। बड़ी दुख की बात। जब एक फौजी सुसाइड कर लेता है तो उसको सम्मान देने की जगह उसको बदनाम किया जाता है। यस, उसको बदनाम किया जाता है, उस पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उसके परिवार को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनको बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता है, वो दर दर भटकते हैं। जिस परिवार ने अपना बच्चा माँ भारती की सेवा करने के लिए भेजा, वो गोली खा के आता, सम्मान के साथ में उसका संस्कार होता। सुसाइड के बाद में कोई सम्मान नहीं दिया जाता। इससे पहले कि जो आदमी जिम्मेवार हैं कि सुसाइड कैसे हुआ, इस जवान ने सुसाइड कैसे किया, क्या रीजंस रहे, कोई ऐसी फाइंडिंग कमेटी नहीं है। सच्चाई को दबा दिया जाता है और उल्टा सारे एलिगेशन जवान पे लगा दिए जाते हैं। ये हाल हो रहा है फौज के अंदर में। ये बताइए, 168 दिन हो गए, अभी कुछ लोग अपने अपने घरों में स्टेट में फौजी लोग बैठे हुए हैं, उनको बताइए सर आगे क्या आपका प्लान है, आगे क्या करने वाले? देखिए, हमारे फौजी भाई ऑल ओवर इंडिया बहुत ही अब सचेत हो चुके हैं। उन सबको पता है यहाँ पर जो धरना चला हुआ है, उन सभी का सहयोग है। 150 से ज़्यादा संस्थाएं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को अपना समर्थन दे चुकी हैं। हम सभी 28 लाख पूर्व सैनिकों का हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी का सहयोग है। और वो बोल रहे हैं कि जैसे ही सरकार से कोई न्योता आता है बात करने के लिए, तो हमारी पूरी कमेटी तैयार है और हम बहुत ही विधिवत रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। और जो मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी यही बातें हैं, हमारी कोई डिमांड तो है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद नौकरियां हैं, चाहे विद इन सर्विस है, आफ्टर रिटायरमेंट है, वो सारी अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जवान पूरी लाइफ में रिटायरमेंट होने के बाद एक कार खरीद सकता है। अफसर लोग और भी कार खरीद सकते हैं क्योंकि समय सीमा की अवधि कम है। तो ये बताइए, तो क्या जवानों की गाड़ी कभी रस्ट नहीं होती, कभी एक्सीडेंट नहीं होती, कभी लाइफ एक्सपायर नहीं होती उसकी? और जो अधिकारियों गाड़ी हैं वो 5 साल में ख़राब हो जाएंगी, साल में बन जाएंगी। अच्छा, ये गाड़ी क्यों खरीदी जाती है कैंटीन से? क्योंकि उस पर सरकार आपको छूट देती है टैक्स में। तो आप ये बताएं कि टैक्स में रिबेट किसको मिलना चाहिए, गरीब को या अमीर को? आप बताएं। गरीब को मिलना चाहिए। अब गरीब अफसर है कि जवान है? गरीब जवान है, तो छूट जवान को मिलनी चाहिए। अफसरों को तो ये सुविधाएं मिलनी ही नहीं चाहिए, जबकि उनको ये सुविधाएं हर 5 साल में रिपीट हो जाती है। और जवान को पूरी लाइफ उसे अपने बच्चों की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, वो एक गाड़ी मिलेगी। सर कानून तो अफसर ही बनाता है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि जो कानून बन रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनमें हम जवानों का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जवान बहुत एजुकेटेड आ रहा है, उसे लॉ की नॉलेज है, उसे संविधान की नॉलेज है, उसको अपने अधिकारों की नॉलेज है, उसे अपने दायित्व की नॉलेज है, हर चीज़ की उसको नॉलेज है। और फिर हमारी जो संस्थाएँ हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग, हम अधिकार
अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम सहयोग देना चाहते हैं कि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, वो एक संस्था को मजबूत करने के लिए। डिमांड और हमने रखी थी, जो फौजी शहीद हो जाते हैं उनकी बीवियां, उनके बच्चे, पेंशन तो कभी कभी मिलती है उनको, लेकिन उनको अगर कोई ऐसा आई कार्ड बना के दिया जाए, कॉलेज में छूट मिले, पढ़ाई में उनको छूट मिले, सफ़र में कहीं आने जाने में छूट मिले, ये सुविधा उस फौजी के परिवार को होनी चाहिए जो शहीद हो गया है। नहीं, बिल्कुल ये हैं, सुविधाएं हैं, सरकार ने काफ़ी दे रखी हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है सुविधाएं क्या क्या हैं, उनको बताया नहीं जाता है। जो ऑपरेशनल में जहाँ पर शहीद होते हैं हमारे जवान, उनके लिए स्पेशल वैकेंसीज निकलती हैं कॉलेज में, नौकरियों में, उनके परिवारों को पेंशन भी अधिक मिलती है, उनकी फ़ीस भी माफ़ होती है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो उनको पेंशन है, जो विडो पेंशन है, वो बहुत कम है। अगर हम एक ऑफिसर के मुकाबले देखें, सर उस पेंशन में वो पूरा नहीं कर पाएगी, उस बच्चे को अफसर नहीं बना सकती, उस बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकती, उस बच्चे को खाली भी एक फौजी बना सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी जो बातें हैं, इनको सरकार को बहुत गौर से देखना चाहिए। 97% जवान हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, केवल निस्वार्थ, देश पहले, उनका आदेश अफसर का पहले और मेरा परिवार बाद में, मैं बाद में। उसके बावजूद उस जवान के साथ में इस प्रकार सौतेला व्यवहार किया जाए। आज कोई अफसर आवाज़ नहीं उठा रहा है कि हाँ भाई जवानों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, जवानों के प्रमोशन में एक रैंक कम नहीं किया गया है, जवानों का जो प्रमोशन है बहुत लेट होती है, अफसरों को पहले हो रही है। जवान की रिटायरमेंट लाइफ केवल 35 से 37 साल है, अफसर 52, 55, 57 साल तक रिटायर होते हैं, उनके बच्चे सेट हो चुके होते हैं। जवान का एक 37-38 साल का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरी घर परिवार बहन भाइयों की जिम्मेवारी उस जवान पर होती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज फौज में जवान चाहिए। वो कहाँ जाए, कोई नौकरी नहीं है। सर जवान पैदा कैसे करोगे जब उनको पूरी सुविधा नहीं मिलेगी? वही कहना है, यही सोचने पर व्यवस्था होना चाहिए सरकार को कि ये क्या हो रहा है। आज जवान जिसने देश की रक्षा की है सड़कों पर क्यों है, जंतर मंतर पर क्यों बैठा है, क्यों नहीं उसकी बातें सुनी जा रही हैं? वो कोई ऐसी डिमांड नहीं रख रहे हैं जो कोई उनकी दायरे से बाहर है। मैं फिर अगेन आपको तो आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूँ, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हमारी जो डिमांड है, एजिटेशन है, सांकेतिक धरना जो चल रहा है 168 दिन से अनिश्चितकालीन का, ये केवल एंड केवल इक्वलिटी के लिए चल रहा है, सम्मान की लड़ाई है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी एक कमेटी फॉर्म करे, उसमें सुप्रीम फौजी को हाथ में तिरंगा पकड़ने के लिए सम्मान चाहिए। बिल्कुल, वो मरते दम तक जो देश की रक्षा कर सकता है वो अपने सम्मान के लिए कहीं तक भी जा सकता है। सरकार को ये सोचना होगा। और एक फौजी कम से कम 10 वोट, रादर 100 वोटों को अफेक्ट करने का जज्बा भी रखता है। सर पूरा गांव, जिस गांव में एक फौजी होता है उसकी पूरा गांव इज्जत करता है, उसका सम्मान है, बिकॉज वो देश सर्वोपरि रखता है, राष्ट्र सर्वोपरि कहता है। सर वो जिस गांव को कहेगा कि इसको वोट नहीं देना तो शायद पूरा गांव नहीं। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर जवान नाराज हो गया किसी भी सरकार से, मैं किसी पार्टी को सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी सरकार के प्रति अगर जवान का रुख चेंज हो गया तो उसका खामियाजा आने वाले इलेक्शंस में किसी भी सरकार को भरना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हम ये आशा करेंगे साल के अंत तक और इलेक्शन होने से पहले तक इन फौजियों की डिमांडों को पूरा किया जाए, ताकि ये फौजियों को बेचारों को यहाँ जो 168 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको बार बार ना बैठना पड़े, ना जलील होना पड़े। मैं TT 24 से तुलसीदास, कैमरे में प्रेमलता के साथ बंद कर दूँ।